हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली देखिए आरबीआई के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी ये किस चीज़ को रेफ़र करती है कि सेंट्रल बैंक जो है, जो कि हमारे इंडिया के लिए आरबीआई है कंट्री का, वो किस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है या कॉस्ट ऑफ मनी को निर्धारित करता है। कॉस्ट ऑफ मनी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जब भी आप पैसे को यूज़ करते हैं, मान लीजिए किसी से उधार लेते हैं तो बदले में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में किस तरीके से निर्धारित होंगी, इससे रिलेटेड पॉलिसी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। अब बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की यदि बात करें तो ये मेन एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि मेन इसमें क्या किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में ये देखा जाता है कि कितना स्टॉक होना चाहिए या कितनी ग्रोथ होनी चाहिए इकनॉमी में मनी सप्लाई की। दूसरा, जितने भी बैंक्स आपकी इकनॉमी में हैं उन सबको रेगुलेट किया जाता है। तीसरा, फिर आप क्या कह सकते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है उसको निर्धारित किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत डिफरेंट सेक्टर्स को लोन दिया जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत लोगों की सेविंग्स को प्रमोट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है और इससे ये इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि इकनॉमी में जितनी क्रेडिट की ज़रूरत है उतनी एडुकेट सप्लाई होती रहे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हुए मैं आपको एक बात यहाँ एडिशनल बताना चाहूँगी कि पहले जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी थी वो मॉनेटरी पॉलिसी साल में 2 बार अनाउंस की जाती थी, लेकिन जब से एमपीसी कमेटी बनी है तो उसके बाद से जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो 2016 से बाय मंथली अनाउंस की जाती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर्स में। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके 6 मेंबर होते हैं, जिसमें आरबीआई चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर हैं जो वो आपके चेयरमैन होते हैं और ये जो 6 मेंबर हैं वो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं इकनॉमी में। पहली चीज़, रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकनॉमी। हम ये चाहते हैं कि मनी सप्लाई एडुकेट बनी रहे इकनॉमी में, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। और जब हमें लगता है कि मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई इस तरह की पॉलिसी ऑप्ट कर सकता है जिससे क्रेडिट एक्सपेंशन हो इकनॉमी में, यानी लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और ऐसा कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स एडवांस कर। दूसरा, मॉनेटरी जो पॉलिसी है उससे हम प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं, यानी इकनॉमी में प्राइस स्टेबल बने रहें, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ना तो इन्फ्लेशन आए और ना ही प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के मेन कोशिश रहती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी एडुकेट क्रेडिट होता है, मनी सप्लाई होती है, उसको मेंटेन रखना होता है। इसके लिए हमें टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अब लोगों के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का भी मेन मुद्दा मॉनेटरी पॉलिसी में रहता है। यदि हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली उससे सेविंग्स इंक्रीज होंगी, लेकिन दूसरी तरफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो सकती हैं। तो दोनों को स्टिमुलेट करने के लिए, दोनों को इनकरेज करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने होते हैं। फिर बिजनेस साइकिल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल्स हमें पता है इकनॉमी में जो अप एंड डाउन्स आते हैं, कभी इकनॉमी बूम के सिचुएशन में होती है, कभी डिप्रेशन के सिचुएशन में होती है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत होती है। यदि मान लीजिए बूम का टाइम पीरियड है तो बूम के टाइम पीरियड में क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर की तरफ हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है और ऐसे में इकनॉमी में डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। और ऐसे में ज़रूरत है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करे कि क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। टू अचीव स्टेबिलिटी इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी को स्टेबल बनाया जाए, यानी जो एक्सचेंज रेट है इंडियन रुपी की बाकी जो मेजर फॉरेन करेंसीज हैं उनके टर्म्स में उसको स्टेबल बनाया जाए।
तो आरबीआई इसके लिए भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है और क्या करता है, बेसिकली परचेज और सेल करता है फॉरेन करेंसी को, ताकि उसकी डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके और स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सके एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपये की। मान लीजिए हम एक तरीके से कह रहे हैं कि रुपये की वैल्यू गिर रही है, रुपये की वैल्यू यदि गिर रही है तो ऐसे केस में फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या कर सकता है, फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए फॉरेन करेंसी को सेल कर सकता है, ताकि रुपए की वैल्यू को और ज़्यादा गिरने से रोका जा सके। टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड, अब इसके तहत मॉनेटरी अथॉरिटीज़ कोशिश करती हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है इकनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की, वो ठीक ठाक बनी रहे। और एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से यदि देखें, अगर यदि इकनॉमी में हम चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े चीज़ों की, तो क्रेडिट को एक्सपेंड करना होगा, और क्रेडिट को एक्सपेंड करने के लिए क्या करना होगा, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकनॉमी में जनरेट हो, जिससे चीज़ों की डिमांड जनरेट हो। टू इंश्योर मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य रहता है कि जो भी प्रायोरिटी के सेक्टर हैं वहाँ पर ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल हो। मान लीजिए एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, हम उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं, तो उन सेक्टर्स के लिए पर्टिकुलरली जो लोन दिए जाते हैं उन पर हम इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस करती है, और ऐसे क्षेत्र जो प्रोडक्टिव हैं, जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं हैं, जैसे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, वहाँ पर जो लोन्स दिए जाते हैं वो कंसेशनल लोन दिए जाते हैं इस चीज़ के लिए। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक एम है, और इसके लिए भी कंसेशनल फंड्स मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अवेलेबल कराए जाते हैं। टू रेगुलेट एंड एक्सपेंड बैंकिंग, आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट करना चाहता है, उसको एक्सपेंड करना चाहता है, और इससे किस तरीके से अचीव करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई समय समय पर जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनको डायरेक्शंस इशू कर सकता है, और जो भी रूरल एरियाज़ हैं स्पेशली उनमें आरबीआई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक सेटअप हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट प्रमोट हो। तो आरबीआई गवर्नमेंट को कह सकता है कि जो भी रूरल एरियाज़ हैं स्पेशली वहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि वहाँ ज़्यादा क्रेडिट एक्सपेंड हो पाए। टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसके तहत क्या कोशिश की जाती है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रही हैं उनको हम कंसेशनल लोन्स अवेलेबल करा सकते हैं, और जो दूसरी तरफ इंपोर्ट से रिलेटेड या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रोडक्ट बना रही हैं, जिससे हमें दूसरी कंट्री से वो प्रोडक्ट ना बनाना पड़े, ना मंगाना पड़े, और हमारे यहाँ पर ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कंसेशनल लोन्स देकर, हेल्प देकर इम्प्रूव कर सकता है, इनकरेज कर सकता है। टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशंस, मॉनेटरी पॉलिसी के एक अहम जो उद्देश्य है वो ये है कि जो ग्लोबल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको भी समय समय पर मॉनिटर किया जाए, ताकि जो भी ग्लोबल क्राइसिस के कारण बुरे इफेक्ट हमारे ऊपर आ सकते हैं उन सब से हम समय रहते लड़ सकें। टेक्निक एंड मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, आरबीआई किस किस तरह की टेक्निक्स को ऑप्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। पहली चीज़ है मेजर्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ करेंसी, यानी करेंसी को एक्सपेंड करने के लिए, क्रेडिट को एक्सपेंड करने के लिए। अब आरबीआई एक अकेला सेंट्रल बैंक है जिसके पास अकेले के पास इशू राइट्स हैं कि वो इशू कर सकता है करेंसी को, और आरबीआई आपके जो है वो पेपर करेंसी छापता है, उसको इशू करता है। उसके लिए उसको मिनिमम सिक्योरिटी है जो 200 करोड़ की वो बनाए रखनी होती है, और
उसमें गोल्ड भी होता है और फॉरेन सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। इसमें 115 करोड़ का कम से कम गोल्ड होना चाहिए और बाकी वो पेपर करेंसी इशू कर सकता है इस मिनिमम सिक्योरिटी के अगेंस्ट। मेजर्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल, एक तरफ हम क्रेडिट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, करेंसी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यदि ज़रूरत है तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स आरबीआई के तहत आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ले सकता है। इसमें क्वांटिटेटिव कंट्रोल भी आते हैं और क्वालिटेटिव कंट्रोल टेक्निक्स भी आती हैं। इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो क्रेडिट को इन दोनों टेक्निक्स को ऑप्ट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मेजर्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लिए जा सकते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। हमने ऊपर भी कहा था कि क्वांटिटेटिव तरीकों से भी क्रेडिट कंट्रोल हो सकता है, क्वालिटेटिव तरीकों से भी क्रेडिट कंट्रोल हो सकता है। एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। जहां हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इस तरह की पॉलिसी जो ऑप्ट की जाती है, तरीके जो ऑप्ट किए जाते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, वहां पर बेसिकली हम क्या कंट्रोल करते हैं, टोटल जो क्रेडिट की क्वांटिटी है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट एक तरह की डिस्काउंट रेट है और आरबीआई इस पर जो कॉमर्शियल बैंक्स के बिल होते हैं उनको डिस्काउंट करता है। या आप कह सकते हैं कि यदि कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो बैंक रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को वो लोन मुहैया कराता है। और ये मान लीजिए इससे कैसे फ़र्क पड़ेगा क्रेडिट कंट्रोल करने में। यदि आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक के लिए लॉन्ग टर्म के लोन लेने महंगे हो जाएंगे और फर्दर कॉमर्शियल बैंक जो लोन इशू करेंगे वहाँ पर वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, जिससे क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इकनॉमी में। दूसरा एसएलआर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज जो डिपॉजिट्स का है बैंक्स के पास, वो उनको लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, ऐसा मैंडेटरी होता है। तो ये जो लिक्विड एसेट्स हैं ये बैंक अपने पास रखता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में ज़्यादातर पाए जाते हैं। हालांकि अगर हम इन लिक्विड रेशियो को बढ़ा देंगे तो बैंक जो हैं उनको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में एसेट अपने पास रखने पड़ेंगे, जिसके कारण वो कम लोन जनरेट कर पाएंगे और इकोनॉमी में जो क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बैंक किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, सेल और परचेज कर सकता है सिक्योरिटीज़ की ओपन मार्केट में। जब सिक्योरिटीज़ जब सिक्योरिटीज़ सेंट्रल बैंक या आरबीआई के द्वारा परचेज़ की जाती हैं तो उसको परचेज़ करने के बदले में कमर्शियल बैंक्स को या पब्लिक को पैसा देना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है और इस तरीके से कंट्री में जो क्रेडिट है उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। दूसरी तरफ यदि आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज़ को तो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर क्या है, एक मिनिमम कैश रिजर्व है जो कि हर एक बैंक को मेंटेन करना होता है आरबीआई के पास। अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगी तो हर एक कॉमर्शियल बैंक को, हर एक बैंक को ज़्यादा कैश जो है आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, जिसके कारण उनकी लोन देने की कैपेसिटी कम होगी और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होगा इकोनॉमी में। फिर है रीपरचेज ऑक्शन रेट, रेपो या रिवर्स रीपरचेज ऑक्शन रेट, रिवर्स रेपो। ये दो रेट्स हैं। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से फंड बोरो कर सकते हैं और रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से फंड बोरो कर सकता है। मान लीजिए यदि हम रेपो रेट बढ़ा दें तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ेगा और वो जो फर्दर आगे लोन देगा तो वो भी महंगे रेट पर देगा, जिससे कम लोन जनरेट होंगे और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से रिवर्स रेपो यदि बढ़ा दी जाती है तो आरबीआई जब लोन ले रहा है कमर्शियल बैंकों से तो उसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है और जिसके कारण फर्दर जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा कमर्शियल बैंक्स को आगे वो हायर रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा और जिसके कारण जो आपका क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प मिलेगी।
फिर मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब आरबीआई क्या कर सकता है, मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स कर सकता है। इसके लिए क्योटा फिक्स कर सकता है वेरियस कमर्शियल बैंक्स का, और यदि उस कोटा के अंतर्गत लेने हैं तो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज कर सकता है। यदि आप उस कोटा से ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आपको कोई हायर इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग लोन के अमाउंट के लिए अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट है वो पे करनी पड़ सकती हैं। दूसरे क्रेडिट कंट्रोल क्या है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होते हैं, जो किसी भी स्पेसिफिक क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ सेट किए जा सकते हैं, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं क्रेडिट को, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए नहीं, बल्कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, कमोडिटी के लिए या एरिया के लिए। तो ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं नेचर में, क्योंकि हम भेदभाव करते हैं, किसी एक सेक्टर को तवज्जो देते हैं, बाकी सेक्टर्स को छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आपके, सबसे पहले है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, मार्जिन बेसिकली डिफरेंस है लोन वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में। मान लीजिए ये आरबीआई फिक्स करता है, मान लीजिए आपको कोई लोन लेना है, तो आपको बदले में जो सिक्योरिटी आप बैंक के पास रख रहे हैं, तो उस सिक्योरिटी में जो मार्केट की वैल्यू है वो कुछ होगी, उसके बदले में आपको जो लोन दिया जाएगा वो कंपैरेटिवली कम दिया जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिन है। यदि मार्जिन आपका ज़्यादा होगा तो आपको कम लोन मिल पाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखाया गया है मार्जिन रिक्वायरमेंट यदि 20% फिक्स की जाती है तो बैंक 20% अपने पास रखता है, बाकी 80% जो वैल्यू है सिक्योरिटी की उस पर लोन लिया जा सकता है। फिर सेकंड है मोरल परसुएसन। इसमें क्या कर सकता है आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स को एक तरीके से कन्विंस कर सकता है कि जो भी अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जहाँ पर किसी तरह का फर्दर प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप कम लोन्स मुहैया कराएं। और ये एक तरीके की एडवाइस होती है जो बैंकों को आरबीआई के थ्रू दी जाती है, जहाँ पर प्रोडक्टिव लोन्स को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स डिसाइड किए जा सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज़। फिर है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। ये स्कीम आरबीआई ने 1965 में इंट्रोड्यूस की थी, और इसमें क्या होता है, बैंक्स को अथॉरिटी लेनी पड़ती है आरबीआई से, इससे पहले कि वो कोई किसी तरह का नया फ्रेश लोन सैंक्शन करें, और उसके लिए एक लिमिट है कि 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन सैंक्शन करना चाहता है बैंक, तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। 1986 में हालांकि इस लिमिट को रिवाइज करके 6 करोड़ किया गया, और 1988 में इस स्कीम को ख़त्म कर दिया गया। क्रेडिट मॉनिटरिंग, इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करता है कि जो भी बैंक्स लोन दे रहे हैं 5 करोड़ से ज़्यादा के किसी भी एक सिंगल पार्टी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, आरबीआई उनको देखता है और स्क्रूटनाइज करता है कि कौन से लोन दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। डायरेक्ट एक्शन, अगर आरबीआई को लगता है कि जो वो मेंबर बैंकों को डायरेक्शंस दे रहा है, मेंबर बैंक उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आरबीआई उन मेंबर बैंक्स को फर्दर लोन देना रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसके साथ गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो क्लोजर ऑफ मेंबर बैंक के जैसे जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो ले लें। न्यू लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, ये कहाँ एप्लीकेबल है, बेसिकली जो बोरोवर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं लोन की 20 करोड़ से ज़्यादा के लोन की, वहाँ पर 1995 में इस न्यू लोन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली कि जो भी लोन जनरेट किया जाता है ज़्यादा अमाउंट में, उसका बेहतरीन यूटिलाइजेशन होना चाहिए और लार्ज बोरोवर्स के थ्रू। और इस स्कीम में मैक्सिमम 75% तक लोन जो है वो लॉन्ग टर्म के लोन होंगे, और 25% तक जो बाकी लोन अलो किए जा सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। सीलिंग ऑन लोन्स, बैंक इसके अलावा सीलिंग भी फिक्स कर सकता है लोन्स की, और बैंक सैंक्शन कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 500 करोड़ किसी भी एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए।